भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और उसी सोच बदलो देश बदलो कार्यक्रम के तहत आज जिस मुद्दे पे आपके सामने बात करने के लिए बैठे हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है और खास तौर से देश को प्रभावित कर रहा है, पूरी तरह से देश को तबाही के मंजर पे जो देश को पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो मुद्दा है कि एनडीए की सरकार गिर सकती है अगर शेड्यूल कास्ट के 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 84 शेड्यूल कास्ट के हैं, और 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल ट्राइब के हैं, और तकरीबन 121 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैकवर्ड के हैं। कुल मिलाकर के 265 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं। और आज सबसे बड़ी बुरी स्थिति, अभी हम मुस्लिम को छोड़ दें, आज जो सबसे बड़ी बुरी स्थिति हुई है इस देश की, उस देश की स्थिति शेड्यूल कास्ट की सबसे बदतर हुई है। शेड्यूल ट्राइब को नक्सलवाद के नाम पे कब कहां मार दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं है। बैकवर्ड के जो थोड़े बहुत जॉब में लोग जा रहे थे, प्रतिनिधित्व मिल रहा था, उनको किस तरह से दरकिनारे कर दिया गया है, और इस देश की पूरी व्यवस्था किस तरह से बर्बाद की जा रही, किस तरह से बेची जा रही है। और ये कहा कमाल तो तब हो जाता है जब ये देखा जाता है कि जिन उद्योगपतियों को हमारे देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, उन उद्योगपतियों को संपत्तियां खरीदने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है। कितनी विचित्र स्थिति। और इसीलिए आज हम सभी लोग ये बात करने के लिए बैठे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दोनों को जोड़ दीजिए, 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 121 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैकवर्ड के हैं। ये जो लोकसभा में है उनकी संख्या बताई जा रही है। और इस तरह से अगर जोड़ लीजिए तो 162-63 के 262-63 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं। और जिस तरह से ये सरकार बेलगाम हो गई है, तानाशाही रास्ते पे चल रही है, इस सरकार को किसी भी कीमत पे अगर सत्ता से बेदखल नहीं किया गया तो ये सरकार अब देश का कुछ भी बचने नहीं देगी। संविधान को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और जो परिस्थितियां इस देश की बनाई जा रही है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दावे करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज, गेहूं और 5 किलो चावल दे रहे हैं, ये और 1 किलो दाल, 1 किलो चना देते थे। ये क्या भारत के लोग आपके, पहली बात तो मिल नहीं रही है, और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये इस देश के लोग 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल और 1 किलो चने के लिए बैठे हुए हैं। ये भारत देश की स्थिति आपने बना दी है। भारत देश को बेरोजगारी के किस कगार पे लेके गए हैं, इसी बात को समझने के लिए आज हम अपने अतिथियों से आपका परिचय कराते हैं, और परिचय के बाद सारे अतिथियों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे बीच में चौधरी परशुराम निषाद जी, जो राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, परशुराम निषाद जी। और हमारे बीच में जावेद अहमद खान साहब उपस्थित हैं, जो आरएलडी के प्रवक्ता है। हमारे बीच में बड़े ही होनहार युवक सचेंद्र प्रताप यादव जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, वो उपस्थित हैं। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहला प्रश्न लेकर के परशुराम निषाद जी आपके पास आना चाहते हैं। और परशुराम निषाद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या ये काम नहीं करना चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनसे ये कहें कि सरकार में अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए, अविश्वास जाहिर करिए। देश पूरी तरह से तबाह हो गया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर आदमी भूख से मरने के लिए तैयार बैठा है, चाहे वो मजबूरी में हो या स्वेच्छा से हो, हर आदमी भूखों मरने के लिए आ गया है। तो ये परशुराम जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप जवाब दे दीजिएगा। क्या शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के सामने, आवास के सामने
हमें आप सबको, देशवासियों को धरना देना चाहिए कि आप जिस तरह से देश बर्बाद कर रही है सरकार, इस सरकार के खिलाफ आप विश्वास प्रस्ताव लाइए। परशुराम निषाद जी, आपसे आपका जवाब। हेलो हेलो। अरे प्रश्न सुनाई पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? हाँ, प्रश्न हमको मिला राम सागर जी। सबसे पहले तो मैं आप सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने अपने चैनल से बहुत गंभीर और बहुत बड़े प्रश्न को उठाया है। हेलो जी जी बताइए, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। और हम ये अपेक्षा जरूर आपसे तो जरूर हम करते हैं, क्योंकि हम एक इतिहास पुरुष बैठे हैं। आप भी इतिहास को अपने नजरों से देखा है कि अब हम हमारे वो भाई हैं, हमारे समाज के लोग हैं, किस तरह से तांडव आज देश में हो रहा है, इसको समझते हुए आपने जिस ज्वलन प्रश्न को हमारे सामने रख दिया है, बहुत बड़ी बात है, हमें ये करना है। लेकिन हमको बहुत उम्मीद इनसे मत करिए। ये लालची और डरपोक लोग चले गए, ये यादव हैं, मुसलमान हैं, शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड है, चमार पाती है या कुर्मी काशी निषाद बिन मल्ला, तमाम चले गए जिनके आप कुछ करने की अपेक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चाहे वो देश के लिए हो चाहे समाज के लिए हो। हमको हम समाज के बीच में चलना पड़ेगा और समाज के दिमाग को, बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। ये अब आने वाले समय में अगर ये हमारे भाई जो आपने सवाल खड़ा किया है, अगर इस सरकार के खिलाफ आप विश्वास प्रस्ताव नहीं लाते हैं, जो सरकार आज गरीबों को गरीब बनाने में लगी हुई है, जो सरकार आज पूंजीपतियों के गोद में खेल रही है, जो सरकार आज विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के भयभीत कर रही है, गरीबों को तरह तरह का नौटंकी और तमाशा दिखा करके, काजू बादाम मक्खन मलाई खा करके, परशुराम जी फिर हम आपके पास आएंगे, एक बार और अतिथियों को शामिल कर लेने दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं। हमने कहा आप परशुराम जी फिर आपके पास आते हैं, परशुराम जी आपके पास फिर आते हैं। हाँ फिर आते हैं। जावेद अहमद खान साहब आपके सामने यही प्रश्न लेकर के आते हैं। हम समाज को जागरूक करने जाएंगे, 2024 में चुनाव होगा और तब तक 2024 में लोकतंत्र बचेगा, जमहूरियत बचेगी, नहीं बचेगा, संविधान बचेगा नहीं बचेगा, ये कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि हमेशा हमारे देश में जब विदेशियों का आक्रमण हुआ है, विदेशियों का शासन हुआ है, तो यहाँ के लोगों ने ही काम किया है। तो ये देश फिर विदेशियों के हाथ में चला जाए, 2024 का इंतजार करने में देर हो जाएगी। इसलिए एक विकल्प हम लोगों के सामने, देश के सामने खुला है। तो जो शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के और माइनॉरिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और खास तौर से लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनको उनके सामने, उनके आवास के सामने, उनके घर के सामने, उनके क्षेत्र में बैठ करके उनको मजबूर किया जाए कि चूंकि देश बर्बाद हो रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो सरकार को इस समय पदच्युत करना ही एक इलाज है। आप उस दिशा में क्या काम करेंगे, मजबूर करना चाहिए कि नहीं क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? निश्चित रूप से जो प्रश्न, एक गंभीर प्रश्न उठाया है आपने, ये निश्चित रूप से पहले से ही देरी हो चुकी है। अगर ये प्रश्न पहले उठ जाता और इसके लिए इस देश के अंदर एक अभियान छिड़ जाता तो ये बहुत ही उचित होता। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा साहब के उस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके माध्यम से इस देश को जमहूरियत मिली, हमको लोकतंत्र मिला है, हमको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है, सरकार बनाने का अधिकार मिला है, उस संविधान को, संविधान प्रदत्त अधिकारों को बचाने का अगर किसी के पास अधिकार है तो वो इस देश के अंदर लोकसभा या विधानसभाओं में या राज्यसभा के अंदर बैठे हुए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है, मेंबर ऑफ असेंबली को है। और निश्चित रूप से ये हमें तेजी के साथ इस दिशा में बढ़ना चाहिए।
क्यों बढ़ना चाहिए? कि सरकार उस दिशा में जा रही है कि जहां पर उसने संविधान को खत्म किया है, आरक्षण को धीरे धीरे वो खत्म करने तक ले आए हैं। आम जनमानस की कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो चना, ये इससे देश नहीं चलता। देश इससे चलता है कि आप देखिए कि क्या समानता और समता का अधिकार इस देश के नागरिकों के पास है। आपको प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको पूरी तरीके से लामबंद होकर, अगर ये बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, ये देश के हितैषी हैं, ये संविधान के रक्षक हैं, तो इनको निश्चित रूप से अब इन जो सवाल खड़े हुए हैं इस देश के सामने, इन सवालों को लेकर लोकतंत्र के उस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए जो संविधान ने दिया था कि सरकार अगर देश के प्रति वफादार नहीं है, सरकार अगर आम जनमानस की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है, तो उस सरकार को एक पल भी देश की सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और ये नैतिक बल SC, ST, OBC के पास है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, और उसको निश्चित रूप से जो प्रश्न आपने उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर उसके पास है, उसको उत्तर देना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश अडानी और अंबानी की नीतियों से नहीं चलेगा। जी जावेद साहब, सचेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, ऑडियो अपना ऑन कर लीजिएगा। सचेंद्र जी आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद जी कह रहे थे कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, अब इस आज की जो परिस्थितियां हो, बाबा साहब अंबेडकर को मानने ना मानने की परिस्थितियां नहीं है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि क्या आपको अपने लोकसभा सदस्य होने का अधिकार मालूम है, उसकी नैतिकता मालूम है, फिर से आपको लोकसभा क्षेत्र में जाना है, किस मुंह से जाएंगे, किस नैतिकता से जाएंगे, उस नैतिकता का ध्यान रख करके इस सरकार को पदच्युत करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये हम आपसे समझना चाहते हैं। इसके लिए पब्लिक को अपने जनप्रतिनिधियों को मजबूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी सचिन जी। शुक्रिया सर इस बहस में शामिल करने के लिए, और जो दोनों साथी हैं उनको भी सलाम। यह बहुत ही भारत संकट में है और भारत का लोकतंत्र संकट में है, और इस समय में जो भी हमारे पास विकल्प हो सकते हैं उन पे बात जरूर करनी चाहिए। इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं क्योंकि व्यवहारिक जीवन में एक चीज जो हमें समझनी है, अम्बेडकर का जिक्र आ रहा है, वो यह है ये हकीकत में उनके अनुयायी है कि नहीं। जो अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक घटना है जो पूना पैक्ट एक्ट है, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, अगर वो जाते हैं और वो हमारे लड़ने लायक कब कौन सी स्थिति में रहेंगे, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था वह साफ ही स्पष्ट दिख रहा है। और यह लगातार 7वां साल है कि हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, और स्थिति यह है कि लोग सांस लेने को तैयार नहीं है, शुरू करने को तैयार नहीं है। इस तरीके के हालात हैं। तो हम तो उम्मीद कर सकते हैं, और जितने लोकतंत्र में विकल्प हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन यह बात सही है कि जनता के पास सिर्फ अब यही विकल्प है कि वह अपने स्तर से सड़कों पे आए और संसद में रहने वालों को समझाए कि अब कानून जो है, जो लोहिया कहते हैं कि कानून सड़कों पे बना करते हैं, वो होना चाहिए। सड़कों से हम उनकी औकात को तय करेंगे, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो लोकतंत्र तो हकीकत में खतरे में है। और यह 2019 के चुनाव के परिणाम ने ही स्पष्ट कर दिया था। जी 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 परशुराम जी आपके पास आ रहे हैं। परशुराम जी, आप पहले जवाब ये दे रहे थे कि हमें ये नालायक शब्द आपने यूज किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि हम वो नालायक शब्द नहीं यूज करेंगे। आपने ये कहा था कि हमें क्षेत्रों की तरफ चलना चाहिए, पब्लिक के बीच चलना चाहिए। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो उनकी बपौती नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं, वो जनप्रतिनिधि है। हमने अपने प्रतिनिधि चुना है, और जब प्रतिनिधि अपने दायित्वों से, अपनी जिम्मेदारियों से गद्दारी करे
तो पब्लिक को ये पावर है कि वो उसे मजबूर करे, लोकतांत्रिक तरीके से मजबूर करे। और हर आदमी, कोई आदमी इतना अभी गिरा नहीं हो सकता कि वो सामाजिक जब उसका बहिष्कार होने लग जाए तो वो उससे डरेगा नहीं। तो अगर वो पार्लियामेंट में जाकर के हमारी बात उठाता है कि बेरोजगारी इतनी क्यों चरम पे बढ़ी, हमारे देश की संपत्तियों को क्यों बेचा जा रहा, किसी की बकौती है क्या? जब ये कहा जा रहा कि हम देश के संपत्तियों को बेच रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा कि निवेश कर रहे हैं, शब्दों की बाजीगरी नहीं। आप सीधा सीधा कह नहीं सकते कि बेच रहे हैं। आप कौन होते हैं इस देश की संपत्ति को बेचने वाले? आप इस देश के प्रतिनिधि हैं। ये देश इन देशवासियों का है, आप उसके मालिक नहीं हैं। सिर्फ 5 साल के लिए प्रतिनिधि बना के किराएदार के रूप में बिठा गया है। अब किराएदार की इतनी औकात हो जाएगी क्या कि वो घर बेच करके चला जाएगा? जी परशुराम। सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा है बंधु, अभी हमारे साथी बच्चे हैं, सचिन यादव जी ने बोला ना कि सबसे पहले तो अगर हम डॉक्टर अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, या हमारे प्रदेश में तमाम जगह पे मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, मंत्री भी बने हुए हैं, और डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी बात करने वाले लोग हैं। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ये जो बोल रहे हैं कि ये अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर की बात मानने वाले हैं कि नहीं है। तब आप इनसे अपेक्षा करिएगा कि आपकी जो इतनी ज्वलंत बात और बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया है देश के लिए, उसके विषय में आप सोचेंगे। लेकिन हम देश को बताने के लिए अपने साथियों को, भाइयों को, बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो गुंडे और माफिया है उनको छोड़ करके जो पुराने तमाम नेता जिनसे आज हम अपील और अपेक्षा कर रहे हैं, जो आपने मुद्दा छोड़ा है हमारे सांसद भाइयों से, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ, और इस सरकार को गिरा के अब एक नई सरकार बनाना चाहिए। तो मैं पहले आपसे, क्योंकि एक बात मेरे मुंह से निकला था, हमारे सम्मानित सांसद है, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी है, नालायक शब्द पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कल के लोग सुनेंगे तो कहेंगे राष्ट्रीय नालायक है, राष्ट्रीय अपना दल का इतना खराब शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो हमारी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये मुद्दा जो आपने उठाया है, गरीबों के लिए पीड़ा है, बेईमानी हो रही है, 5 साल के लिए तुमको हमने भेजा था कि जाओ और हमारे हक अधिकारों की रक्षा करना है, और जो समता मूलक समाज की स्थापना की बात किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कहा था हमारे महापुरुष डॉक्टर लोहिया ने, तो साथियों हम समता मूलक संविधान और गरीबों को बराबरी का आकर अधिकार देने के लिए आंदोलन की बात हुई थी। इस बीच में तमाम पार्टियां आई, तमाम नेता आए, माननीय मुलायम सिंह जी आए, माननीय मायावती बहन जी भी आई, कांटीराम महापुरुष से जिनको देना था देकर चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात हमेशा होती है, डॉक्टर लोहिया की बात हमेशा किया जाता है, लेकिन पहले तो ये सबसे बड़ी जो ज्वलंत मुद्दा आपने उठा लिया। जी परशुराम जी आपकी बात सच है कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनके अपने महत्व है, उनके वैचारिकी के महत्व है। तो जावेद साहब, हम आपके पास ये प्रश्न लेकर आएंगे कि ये सारे जो परशुराम जी मुद्दे उठा रहे थे, कांसीराम जी का नाम गिनवा रहे थे, चौधरी जी और एक बात आपको मैं अभी फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा परशुराम जी, फिर आऊंगा परशुराम जी, फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा भाई, अरे आपके पास फिर आऊंगा। तो जावेद अहमद जी, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे थे, अच्छी बात है, उनका अपना महत्व है, कांसीराम जी का अपना महत्व है, डॉक्टर लोहिया का अपना महत्व है, और जितने भी नेता हुए हैं जो वास्तविक तौर पे देश के लोकतंत्र के लिए
एक गुट के लिए काम नहीं करते थे। अगर बहुत सारे बड़े बड़े हम नाम गिना देंगे जो केवल गुट के लिए काम करते थे, गुट से मतलब नहीं है, जिन्होंने देश के काम किया है और समग्र समाज के लिए काम किया है, समग्र देश के लिए काम किया है, उनकी जो बात कर रहे हैं, इस समय स्थिति यही है कि एक ही विकल्प बचा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट में जाकर के इस सरकार को मजबूर करें कि आपने संविधान की शपथ लेकर के संविधान के प्रतिकूल जो काम किया है, अब जनता मुझे अपने क्षेत्र में जाने नहीं दे रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी नैतिकता जगी है, अब संसदीय परंपराओं को हम निभाएंगे और जनता की आवाज पार्लियामेंट में उठाएंगे, चाहे वो हम जिस सरकार से चुन करके आए हैं उसी के खिलाफ ही क्यों न आवाज उठानी पड़े। यही लोकतंत्र की मर्यादा है। तो इस काम के लिए आप ये बताइए, इन सांसदों को किस किस तरह से मजबूर किया जाना चाहिए, किस किस तरह से कन्विंस किया जाना चाहिए। आंदोलन किसी भी तरह से उग्र नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। वो हम आपसे समझना चाहते हैं कि वो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। निश्चित रूप से जो सवाल उठाया ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से वो लोहियावादी हो, चौधरी चरण सिंह वादी हो, अम्बेडकर वादी हो, कांशीराम वादी हो, ये कभी उग्र आंदोलन के लिए नहीं जाने गए। हम लोग जो ये विचारधारा है ये इसमें कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, देश को और संविधान को बचाए। जब देश और संविधान का सवाल है तो निश्चित रूप से जो हमको जमहूरी हमको हुकूक हासिल है इस आइन से, इस कॉन्स्टिट्यूशन से, हम उसके तहत बात करेंगे। इसके लिए कई विकल्प हो सकते हैं हमारे पास तमाम तरीके के, कि जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं हम उनसे पिछले कार्यकाल में कि आपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का क्या निर्वहन किया है, देश के संविधान के प्रति आपने संसद की सदस्यता की शपथ ली है, उसकी रक्षा के लिए आपने क्या काम किया है। हम उनके साथ बड़े शिष्टता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ हम ये अपील हमको करनी चाहिए और जगह जगह जहां भी हमारे सांसद जाए क्षेत्र के लोगों को, तमाम जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है तो निश्चित रूप से ये कहना चाहिए कि इस देश के अंदर जो मूल निवासियों के जो अधिकारों का शोषण हुआ है, संविधान की जिस तरीके से अवहेलना करके जो स्वायत्त और जमहूरी संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका जिस तरीके से किया गया है, इसके प्रति हमारी अब नैतिकता जागी है जैसा आपने कहा, और उनको संसद में जाकर अपनी इस बात बेदाती से करनी चाहिए। हम लोग बचपन में स्कूलों में एक प्रार्थना पढ़ते थे कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। तो आज ये संविधान के रूप में भी हमारे सामने ये हमारा कर्तव्य है, हमारे माननीय संसद सदस्यों का और हम सब लोगों का, जो हम लोग ये अपने समाज के लिए जो आवाजें उठाते हैं, हमको इसी तरीके की इन्हीं आवाजों को लेकर जो आज आपने उठाई है, इसको लेकर अपने संसद सदस्यों तक जाना चाहिए और बड़ी शिष्टता और शालीनता के साथ जाना चाहिए कि देखिए जो हो चुका है। संविधान अगर नहीं बचेगा तो देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका क्या होगा, जो समाज है उसका क्या होगा, जो संविधान ने आम जनमानस को जो अधिकार दिए हैं उनका क्या होगा। इन अधिकारों के साथ संविधान को बचाने के लिए हमें निश्चित रूप से संसद सदस्यों को प्रेरित करना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए कि आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में संसद में बैठे हुए हैं, अगर आप हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को और इस संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर अपने नैतिक और संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जावेद साहब, सचेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। सचेंद्र जी, ये कहा गया है कि लोकतंत्र में जब सड़कें वीरान हो जाती हैं तो लोकसभा विधवा हो जाती है। आज जो शब्द हम यूज कर रहे हैं विधवा हो गई, और वो विधवा इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनके जो पति हैं, जो उनकी जनता है, जनता जनार्दन है, उसने अभी अपने आप को पति होना स्वीकार नहीं किया है, और जब तक पति को पति होने का एहसास न हो तब तक पत्नियां बेलगाम हो ही जाती। तो इसलिए हम आपसे समझना चाहते हैं कि जो ये जनप्रतिनिधि है, पहले इस बात को समझे
वो किसी राजा की औलाद नहीं है, किसी नवाब की औलाद नहीं है, कोई रियासत नहीं है उनके। लोकतंत्र में गरीबों के प्रतिनिधि है, इसलिए प्रतिनिधि है कि जो जनता की आवाज है एक व्यक्ति जाकर के पार्लियामेंट में उठाएगा। आज बेरोजगारी चरम पे है, देश तबाह हो गया है, और देश की स्थिति ये है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, एक भी पड़ोसी मुल्क से संबंध ठीक नहीं रहे। इवन जो नेपाल हमारे यहाँ आकर के जिस आप कह के चौकीदारी करता था, हमारे देश के परिधान मंत्री ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा करके उसका भी मन इतना बढ़ा दिया कि जब वो चाहता है हमारे सेनाओं पे गोली मार देता है, गोली दाग देता है, जब चाहता है धमकी देता है। चाइना की तो बात ही अलग है, पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए। अब तो ईरान ने जो एक प्रोजेक्ट लगाया था, ड्वाकार प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया है, चाइना को सम्मिलित कर लिया है। इतना कमजोर नेतृत्व भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है। तो जब नेतृत्व इतना कमजोर हो जाए तो क्या देश के नागरिकों को जिम्मेदारी फिर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए क्या? सचेंद्र जी। सर बिल्कुल, हमने जो पहले बात कही कि हमारे पास जो भी विकल्प है, क्योंकि हकीकत में हमारा लोकतंत्र संकट में है, और मोटी मोटी 2-3 बातें कि हमारे पास जो भी विकल्प हैं उन पर काम करना चाहिए। सड़क भरनी है, सड़क भरे, सांसदों को समझाना है, सांसदों को समझाएं, क्योंकि इसके बाद से समय मिलने वाला नहीं, और तारीखें हमें माफ नहीं करेंगी, या हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक बात फाइनल यूं कर दो यार, भिजाए दी भाई जो बन लीजिए ना। हमारे सांसद या हमारे जनप्रतिनिधि इतने जिम्मेदार होते तो आपने एक लंबा चौड़ा वाक्य हमें बताया और लंबी चौड़ी घटनाएं बताई जो कि हकीकत इस जमीन पे एग्जिस्ट करती हैं। वह भारत जो कंपनी ने थोड़ा बना दिया चाहिए था कि तो अब चलो बनने की दौड़ में निसंदेह हमारी संसद संदेह के घेरे में है, उस संसद का सर्वोच्च प्रतिनिधि संदेह के घेरे में है, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी संदेह के घेरे में है कि हकीकत में वह काम किसके लिए कर रहे हैं। वह सिस्टम में बाहर आके देश के बारे में सोचना चाहते हैं कि नहीं सोचना चाहते हैं, क्या उनकी मनोदशा इस लायक भी नहीं रही है कि वह यह एहसास करें कि यह देश ही नहीं रहेगा तो रह पाएंगे कि सांसद नहीं रहेगी। तो इन सब चीजों पे एक बार जरूर गौर होना चाहिए, और इस पे देश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, वह फिलोसफर हो, शिक्षक हो, छात्र हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन सबको सोचने की जरूरत है। जी 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 सचिन, परशुराम जी हम आपसे प्रश्न लेंगे। परशुराम जी आवाज आ रही है आपको? परशुराम जी आपको आवाज आ रही है? अरे भाई परशुराम जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है, आपको आई आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। परशुराम जी परशुराम जी हम आपके पास प्रश्न लेकर के आएंगे, और ये पूरी तरह से देश के लोगों को, लोकतंत्र को समझ जाना चाहिए। ये जनता का राज्य है, किसी की बपौती नहीं है। देश की संपत्तियां जो बेची जा रही है उनके बपौती नहीं है, और ये तब होगा जब सड़कें भरेंगी। सड़कों को पता लगना चाहिए कि इस देश का आदमी परेशान है, सड़कों को पता लगना चाहिए कि इस देश का आदमी भूखा है, सड़कों को पता लगना चाहिए कि इस देश में गुंडों का राज है, सड़कों को पता लगना चाहिए इस देश में तस्करों का राज है, सड़कों को यह भी पता लगना चाहिए कि किस तरह से गद्दार उद्योगपति पनप रहे हैं, सड़कों को यह भी पता लगना चाहिए कि गद्दार उद्योगपतियों को पाल कौन रहा है, इस देश की संपत्ति उनको दे कौन रहा है, उनके हवाले कर कौन रहा है। ये किसी की बपौती देश की संपत्ति है। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। परशुराम जी हम आपसे प्रश्न ले रहे थे, आपसे जानना ये चाह रहे थे कि लोकतंत्र जब खतरे में है तो लोकतंत्र के जो भी हथकंडे हो, केवल तरीके ही नहीं, हम हथकंडे की भी बात कर रहे हैं,
जो भी हथकंडे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उससे भी आगे बढ़कर के देश को बचाने के लिए और राष्ट्र के गौरव को संभाले रखने के लिए जो भी कदम जनता को उठाना पड़े, उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी मैंने पहले कहा, आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने किया है देश के लिए, और सबसे पहले हमें अपने जनप्रतिनिधि जो सांसद मंत्रीगण हैं उनके घरों पर, उनके यहाँ बैठकर संवैधानिक रूप से कोरोना काल को देखते हुए हमें उनको ये मौका देना है कि आप इस संकट की घड़ी में आप काल के ही नेता नहीं, पूरे देश के नेता है, सांसद है, विधायक है। आज जो ये जी पंच लाइन लेनी है परशुराम जी, ये आखिरी पंच लाइन है, आखिरी पंच लाइन है। जावेद जी आपसे पंच लाइन कि क्या क्या करना चाहिए। जावेद जी पंच लाइन। निश्चित रूप से हमें अपने जनता को जागरूक करके अपने क्षेत्र के जो भी लोग जहां पर हैं माननीय सांसद को इस संबंध में पत्रक देना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए और उनसे वार्ता करनी चाहिए कि ये जो संविधान पर लगातार सरकार हमला कर रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस तरीके से हमला कर रही है, आम जनता की देश की पूंजी को जिस तरीके से चंद घरानों को ट्रांसफर करने का काम कर रही है, इसके खिलाफ देश के मानस को समझते हुए आपको अपने ही दल के विरोध में, आपको सरकार के विरोध में अपने संविधान के कर्तव्यों का, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इसके लिए सचिन जी आपसे पंच लाइन। सचिन जी आपसे पंच लाइन। आवाज आपकी नहीं, ऑडियो खुला नहीं है सचिन जी। हाँ सर, मैं भी सहमत हूँ कि जो भी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है वह देश के जनता के साथ बातचीत करे, तालमेल बैठाए, क्योंकि देश की जनता बेरोजगारी, आज स्वास्थ्य लाभ से वंचित है और तमाम परेशानियां हैं, जिसमें अपराध का स्तर देख ही रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में जनता झेल रही है। तो वो आज जो बड़े बड़े स्तर पे घटनाएं घट रही हैं उनसे वो असहज है और समझने में थोड़ा सा वो क्षमता भी कम है। तो इसलिए जो भी प्रतिनिधि हैं या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तालमेल बैठाएं और सड़कों पे आए। ये अंतिम समय है, इसके बाद से मौका नहीं मिलेगा। जी जी, ये अंतिम समय है लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, देश बचाने का और राष्ट्र के गौरव को संभाल करके रखने का, इस देश को गुलाम बनने से बचाने का। और अगर ये कहा जाए कि कभी कभी ये उदाहरण देते हुए खराब लगता है कि हमारे देश में जिनके हाथ में सत्ता पहुंच गई है वो कहते हैं कि चींटी के चचेरे भाई ऊंट की गर्दन खुजलाने का ठेका लिए बैठे हैं। ये सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन यथार्थ यही है कि चींटी के चचेरे भाई ऊंट की गर्दन खजलाने का ठेका लिए बैठे हैं। इनके बस का नहीं है देश संभालना, देश चलाना नहीं। सत्ता जब पा जाए कोई व्यक्ति, बेलगाम हो जाना, क्रूर हो जाना, लोगों की हत्याएं करना, देश को बर्बाद करना, ये आम बात है। लेकिन देश को विकास के रास्ते पे ले जाना, देश को समृद्धि के रास्ते पे ले जाना, देश को संभाल के रखना, ये शौर्य का काम है, ज्ञान का काम है, प्रतिष्ठा का काम है। ये समझने की जरूरत है। और आज जरूरत इस बात की है, जो जरूरत है, जरूरत इस बात की है कि हर जनता को सड़कों पे उतरने का अधिकार है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है और इस नैतिकता को निभाने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। देश के ऊपर, देश को संभालने का, देश के ऊपर मर मिटने का ये पहली बार मौका आया है। इसके पहले बहुत सारे लोग मरे मिटे हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है। आज देश फिर से गुलाम न हो जाए, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध, अपना प्रदर्शन जताना चाहिए और हर तरीके से लड़ना चाहिए। अगर वास्तविक तौर पे बीमारी है
तो बीमारी के जो हमारे पास सावधानियां हैं, उस सावधानियों का ख्याल रखते हुए भी हमें अपनी बात उठाते रहना चाहिए, बात को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर देश गुलाम हो गया तो फिर 200 साल, 300 साल या 400 साल कितने लोग आएंगे इस देश को फिर चलते रहेंगे, कितना समय आएगा आजाद बनने का वो पता नहीं। इसलिए आप सभी देशवासियों को, नागरिकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश को संभालने की जिम्मेदारी, लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेदारी, संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी और खास तौर से राष्ट्र को एकीकृत रखने की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पे है। आप अपने नैतिक जिम्मेदारी के लिए अपने जनप्रतिनिधियों के घर के सामने, आवास के सामने, जहां वो मिले वहां धरना देकर के बैठिए और उनसे कहिए कि देश बचाइए। संविधान के तहत लोकसभा में जाकर के इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए। ये सरकार देश संभाल नहीं पा रही है, उसके बस का नहीं है, इसलिए इस सरकार से इस देश को मुक्त करिए, इस पीड़ा से इस देश को मुक्त कराइए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी दर्शकों का अभिनंदन और हमारे मेहमानों का भी सभी को अभिनंदन। सभी को नमस्कार, तब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम।